हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फिजिक्स पावर। तो जो ये शार्ट नोट्स है, यह क्लास 12 के साथ साथ यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और यूपीएलटी को पूरा कवर करेगा। जो लोग क्लास 12 में हैं, यदि आप लोगों को लगेगा कि कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि ऑप्टिक्स क्या होता है। द स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। लाइट के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसको ऑप्टिक्स बोला जाता है। ठीक, तो इसमें हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं लाइट के बारे में। ठीक, कि लाइट क्या होता है। ठीक, लाइट जो होता है यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक, और जो लाइट होता है इसमें इनफाइनाइट कलर होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन आई है यह केवल 7 कलर को ही डिटेक्ट कर पाती है, वो भी इंडिगो और ब्लू कलर में अंतर नहीं कर पाती है। तो अब हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो, ये है हमारा एक प्लेन मिरर। ठीक, और ये है नॉर्मल। तो जब लाइट प्लेन मिरर पर पड़ती है I1 एंगल के साथ, तो वह रिफ्लेक्ट होती है नॉर्मल के साथ। जो एंगल है वह R है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। ठीक, और दूसरा क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक, इसका ये मतलब है। ठीक, अब आगे देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक, अब देखो, जो प्लेन मिरर होता है इसमें वर्चुअल, इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड, बिहाइंड द मिरर, इक्वल इन साइज। ठीक, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर के सामने रखा गया है, तो इसका जो इमेज बनता है वह ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। और मिरर से जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, मिरर से इमेज का जो डिस्टेंस होता है ये इक्वल होता है। ठीक, जो प्लेन मिरर होता है इसका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। ठीक, और इसका पावर 0 होता है। पावर का फार्मूला होता है P बराबर 1/f। और इसका जो फोकल लेंथ है इन्फिनिटिव है, तो जब हम इसको इन्फिनिटिव से डिवाइड करेंगे तो पावर 0 निकल कर आएगा। ठीक, तो ये देखिए, ये प्लेन मिरर है। कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ I1 एंगल के साथ। ठीक, इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, तो इसके अंदर कितना डेविएशन आया, ये होता है डेल बराबर 180 माइनस 2 × इंसिडेंट एंगल, अथवा जो डेविएशन होता है 180 माइनस 2 × रिफ्लेक्शन एंगल। क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है ये इक्वल होता है। ठीक, अब आगे देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। ठीक, तो अभी इसका हम चार्ट आगे पूरा देखेंगे, तब तक के लिए थोड़ा शार्ट में इसको देख लीजिए। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है
इसमें जो इमेज बनता है हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल इन साइज होता है। और जो कॉनकेव मिरर में इमेज बनता है मे बी रियल आर वर्चुअल, may be inverted or erect, may be smaller, larger or equal in size of object। अभी इसको हम चार्ट के माध्यम से कैसे पूरा इमेज बनता है ना अभी आगे देखेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए नोट में क्या लिखा है कि इफ प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा देन रिफ्लेक्टेड लाइट विल रोटेटेड बाय 2 थीटा। अब नेक्स्ट देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय टू प्लेन मिरर्स, दो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का बनना। ठीक, तो एक मिरर हमारा ये है M1, एक मिरर ये है M2 और इसके बीच का जो एंगल है वह थीटा है। तब जो नंबर ऑफ इमेज होगा फार्मूला 360 अपान थीटा, जहाँ थीटा होता है प्लेन मिरर के बीच का एंगल। ठीक, यदि 360 अपान थीटा इवन होगा तो जो नंबर ऑफ इमेज होगा 360 अपान थीटा -1। यदि नंबर ऑफ इमेज यानी कि 360 अपान थीटा की वैल्यू यदि आड होगा तो हम इसमें देखेंगे कि सिमेट्रिक का केस है कि असिमेट्रिक का, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक, यदि सिमेट्रिक का केस होगा तब जो नंबर ऑफ इमेज होगा 360 अपान थीटा -1 होगा और यदि असिमेट्रिक का केस होगा तो जो नंबर ऑफ इमेज होगा 360 अपान थीटा होगा। ठीक, अब आगे देखिए देखिए ये एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो जब कॉन्वेक्स मिरर में कोई कन्वर्जिंग लाइट ऐसे जब जाती है तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक रियल इमेज बनता है। ठीक, इसी प्रकार इस प्लेन मिरर में देखिए जब कोई कन्वर्जिंग लाइट ऐसे जाती है तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक रियल इमेज बनता है। ठीक, अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई एक मीडियम है ये 1, ये कोई मीडियम है 2। ठीक, कोई लाइट ऐसे आई, मान लीजिए ये रेयर मीडियम है। ठीक, और ये जो मीडियम 2 है ये डेंसर मीडियम है। ठीक, तो लाइट को जाना ऐसे चाहिए था लेकिन जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वह नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, ये जो इंसिडेंट रे है ये और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक, और दूसरा देखिए क्या है कि साइन आई अपान साइन आर बराबर म्यू, म्यू जो होता है कांस्टेंट होता है। तो साइन आई अपान साइन आर बराबर 1 म्यू टू बराबर म्यू टू अपान म्यू वन बराबर होगा V1 अपान V2। देखो कैसे आया V1 अपान V2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू बराबर C अपान V होता है। ठीक, तो जो म्यू है और ये जो वेलोसिटी है देखो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो यहाँ से हम अगर म्यू2 अपान म्यू1 निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा V1 अपान V2। ठीक, V1 अपान V2 और वही यहाँ पे लिखा गया है V1 अपान V2। ठीक, अब ये बराबर होगा λ1 अपान λ2। अब देखो कैसे λ1 अपान λ2 हुआ, वेव की जो वेलोसिटी होती है v बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है।
और जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये कांस्टेंट होता है। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से अगर हम V1 अपान V2 निकालें तो ये λ1 अपान λ2 आएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे इस फार्मूले को डायरेक्ट लिखा है आफ्टर कैलकुलेशन के बाद। ठीक, अब इस फार्मूले से देखिए यहाँ से और यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं क्या, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही पता चलता है कि किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घटेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वह 1 होता है। इट डिसाइड्स द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये अभी हो गया। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही पता चलता है कि किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी। ठीक, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर होता है सी अपान भी, जहाँ सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, भी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ठीक, अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड घटेगी। ठीक, अब आगे देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखो पहला केस हम ले रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटिव। देखो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पर होगा तो एक लाइट रे हमने ऐसे लिया, ठीक, और एक लाइट ऐसे लिया, तो जब ये पैरेलल लाइट ऐसे जब रिफ्लेक्ट होती है ऐसा लगता है कि जैसे ये फोकस से आ रही है। ठीक, उसी प्रकार ये भी वाली लाइट ऐसे, तो जो इसका इमेज बनेगा वह फोकस पर बनेगा। ठीक, क्या ये रियल में कट कर रही है, अगर रियल में कट करती है तो रियल इमेज बनेगा। ठीक, अगर नहीं रियल में कट करेगी तो वर्चुअल इमेज बनेगा। तो यहाँ पर रे रियल में नहीं कट कर रही है तो जो इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज बनेगा, और जो वर्चुअल इमेज होता है वह हमेशा इरेक्ट बनता है। ठीक, और जो इमेज होगा वह स्मॉल होगा साइज में। ठीक, यहाँ पे देखिए, अब केस सेकंड देखिए, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटिव। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव के अलावा कहीं पे भी हो इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक, तब जो उसका इमेज बनेगा वह पोल और फोकस के बीच में बनेगा यहाँ पर। ठीक, और स्मॉल बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखिए एक लाइट ऐसे पास किया, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, फिर इसको हमने ऐसे आगे बढ़ाया, ये इसके ऐसे फोकस की तरफ गया, और एक लाइट हमने ऐसे पास किया जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ऐसे लग रहा है जैसे जा रहा है। ठीक, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये उसी पाथ पे वापस आ जाता है। ठीक, अब आगे देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक,
अब इसमें हम केस फर्स्ट ले रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा। ठीक, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो एक लाइट रे हमने ऐसे लिया। ठीक, और हमें पता है कि जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वह रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पर मिलती है। ठीक, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इसका इमेज फोकस पर बनता है। ठीक, और रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, क्योंकि लाइट रे यहाँ पर रियल में कट कर रही है तो रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। ठीक, हाईली डिमिनिश्ड होगा, जो इमेज बनेगा वह बहुत छोटा बनेगा। ठीक, अब केस सेकंड देखिए, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, यहाँ पर। ठीक, यहाँ कहीं इन्फिनिटी होगा। ठीक, अभी एक लाइट रे हमने ऐसे पास किया। ठीक, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ऐसे चला गया, और एक लाइट हमने ऐसे पास किया, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो भी लाइट फोकस से पास करती है ना, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जब लाइट रे जहां पर कट करती हैं वहीं पर इमेज बनता है। ठीक, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे जो इमेज बनेगा वह फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और जो इमेज होगा वह रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक, स्मॉल इन साइज में होगा। केस थर्ड, जब ऑब्जेक्ट सी पर हो, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, तो इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। देखिए एक लाइट रे हमने ऐसे पास किया। ठीक, पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो यह रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होके जाती है ऐसे। ठीक, और एक लाइट रे हमने ऐसे जब फोकस से पास किया तो यह रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक, ये लाइट रे और ये जहां पे कट करती हैं वहीं पे इमेज बनेगा। ठीक, अब जो इसका इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक, क्योंकि लाइट रे रियल में कट करती है तो रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, इक्वल इन साइज होगा। ठीक, अब केस चौथा देखिए, केस चौथा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। ठीक, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस, तब इसका जो इमेज बनता है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनता है। ठीक, रियल एंड इन्वर्टेड होगा और इन लार्ज होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा। ठीक, अब केस पांचवा देखिए, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो। ठीक, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इसका जो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इन लार्ज होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा। ठीक, अब इसको यहां से समझिए, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है, यहां देखिए, तो एक लाइट रे हमने ऐसे पास किया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से जाती है ऐसे। ठीक, और एक लाइट हमने ऐसे पास की है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये लाइट पास हो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ से ऐसे वापस आ जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे ये रे जाकर इन्फिनिटी पर मिलेगी। ठीक, तो इन्फिनिटी जहां रे मिलती है वहीं पर इमेज बनता है। ठीक, अब केस नंबर छठा देखिए, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो। ठीक, ये देखो ये फोकस है, ये पोल है, तब इसका जो इमेज बनता है ना बिहाइंड द मिरर, देखिए यहाँ पे मिरर के पीछे बन रहा है। ठीक,
वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके पहले जो इमेज बन रहा था वो रियल में बन रहा था, क्योंकि लाइट रे रियल में कट कर रही थी। यहाँ पे देखो ऐसे लग रहा है जैसे लाइट रे यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर इसका इमेज बनता है, ठीक। और जो इमेज बनेगा वह ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ठीक। इसको समझिए, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है फोकस और पोल के बीच में, तो एक लाइट रे हमने ऐसे पास किया, ये देखिए, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ऐसे चला गया, ठीक। और एक लाइट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आया, ठीक। फिर इन रे को जब हमने आगे बढ़ाया तो यहाँ पर ये मिली, यहाँ पे जाके, तो इसका इमेज यहाँ पे बना, ठीक। अब आगे देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। अब देखो केस फर्स्ट है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पर हो, ठीक। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पर होगा तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, F2 पर बनेगा यहाँ, ठीक। और रियल एंड इन्वर्टेड होगा, क्योंकि लाइट रे रियल में कट कर रही है तो रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक। जो इमेज बनेगा डिमिनिश्ड बनेगा, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बनेगा, ठीक। अब केस सेकंड देखिए, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव और 2f1 के बीच में है, ठीक। यहाँ पर ये 2f1 हो गया और यहाँ कहीं इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तब इसका जो इमेज बनेगा F2 एंड 2f1 के बीच में बनेगा। यहाँ पे देखिए F2 और 2f1 के बीच में ये इसका इमेज बन गया। रियल एंड इन्वर्टेड होगा, स्मॉलर होगा इन साइज में, ठीक। अब तीसरा देखिए, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर हो, ठीक, तब इसका इमेज 2f2 पर बनता है यहाँ पे, ठीक। और रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इक्वल इन साइज होगा, ठीक। अब चौथा केस देखिए, जब ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में होगा, ये रहा 2f1, ये f1, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक। तो जो इमेज बनता है ना 2f2 एंड इन्फिनिटिव के बीच में बनेगा, ठीक। रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इन लार्ज्ड होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा, ठीक। पांचवा केस देखिए, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो यहाँ पर, तब इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटिव पर बनता है। जो इमेज होगा वह रियल और इन्वर्टेड होगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा, ठीक। अब छठवां केस देखिए, जब ऑब्जेक्ट F1 एंड C के बीच में हो, ठीक। C क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। तो जो इसका इमेज बनेगा बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटिव के बीच में बनेगा, ठीक। ये रहा ऑब्जेक्ट और यहाँ कहीं इधर होगा इन्फिनिटिव, ठीक, यहाँ कहीं, तो उसके बीच में इसका इमेज बनेगा, ठीक। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक। तो फर्स्ट केस फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पर हो, ठीक। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पर हो तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, F2 पर बनता है, ठीक। और इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट रे रियल में नहीं कट कर रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे वर्चुअल होगा और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है, ठीक। और बहुत छोटा इमेज बनेगा, ठीक। केस सेकंड देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटिव एंड ऑप्टिकल सेंटर, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तब इसका जो इमेज बनता है ना F2 एंड C के
बीच में बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है और साइज में बहुत छोटा होता है। ठीक। तो अब इसमें देखिए, अभी हमने मिरर पढ़ा और लेंस पढ़ा। ठीक। अब उसमें थोड़ा हम कंपेयर करते हैं मिरर और लेंस को। ठीक। अब देखिए, मिरर का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज और f होता है फोकल लेंथ। जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है वह पोल से मेजर किया जाता है। ठीक। अगर हम लेंस में बात करें, जो फार्मूला होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस में देखो यहाँ पे ये माइनस होता है जबकि मिरर में प्लस होता है, तो ये फार्मूला थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूज कर देता है कि किसमें माइनस रहता है किसमें प्लस रहता है। लेकिन आप इसको ऐसे समझिए तो ये भूलेगा नहीं। जैसे लेंस में देखो एन आ रहा है ना, एन, लेंस में एन आ रहा है तो एन से पकड़ो निगेटिव। ठीक। इसका मतलब लेंस वाले फार्मूले में क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक। अब इसमें देखिए दूसरा, जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होगा मिरर वाले में, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस भी अपॉन यू बराबर एफ माइनस भी अपॉन एफ बराबर एफ अपॉन एफ माइनस यू। ठीक। और यही फार्मूला लेंस में देखिए, मैग्निफिकेशन एम बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर, अब यहाँ पे देखिए मिरर में माइनस था, यहाँ पे प्लस होता है, प्लस में भी अपान यू बराबर एफ माइनस भी अपान एफ बराबर एफ अपान एफ प्लस यू। ठीक। इसमें अंतर यही समझिए, यहाँ पे मिरर में देखिए जो माइनस भी अपान यू है और इसमें यहाँ पे ये प्लस हो जाता है। ठीक। और इसमें यहाँ पे जो एफ माइनस यू है यहाँ पे प्लस प्लस हो जाता है या प्लस यू। ठीक। अब देखो ये जो फार्मूला है ना, इसको हम आफ्टर कैलकुलेशन के बाद हमने लिखा है। ठीक। प्रूफ की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ठीक। अब देखो, मिरर में जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। ठीक। और लेंस में कॉन्वेक्स जो लेंस होता है इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव और जो कॉनकेव लेंस होता है इसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है। ठीक। अभी आपने पीछे देखा कि जो कॉनकेव मिरर होता है 5 केस में रियल इमेज बनाता है और एक केस में वर्चुअल इमेज, अभी चार्ट में आपने देखा। ठीक। और कॉन्वेक्स लेंस में 5 केस में रियल इमेज बनता है और एक केस में वर्चुअल। ठीक। अब अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो यह हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक। जबकि कॉनकेव लेंस में ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक। अब छठवां नंबर देखिए, इसमें क्या करें कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑन द सराउंडिंग मीडियम। इसको समझिए, ये कह रहे हैं कि जो मिरर का फोकल लेंथ होता है वह सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मिरर को आप चाहे एयर में रखिए चाहे पानी में डुबो के रखिए या किसी और मीडियम में रखिए। ठीक। उसके फोकल लेंथ में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक। और लेंस में देखिए, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज डिपेंडेंट ऑन द सराउंडिंग मीडियम। जो लेंस का फोकल लेंथ होता है वह सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक। जैसे लेंस है उसका फोकल लेंथ एफ है और वह एयर में है, और उसी लेंस को अगर हम पानी में डुबो दें तो उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। ठीक। लेंस मेकर फार्मूले से।
अभी हम आगे उसको पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए 7वां नंबर, जो मिरर होता है इसमें केवल स्फेरिकल अबेरेशन ही पॉसिबल होता है। ठीक, जबकि लेंस में क्रोमैटिक और स्फेरिकल अबेरेशन दोनों पॉसिबल होते हैं। ठीक, ये अबेरेशन क्या होता है, जब इमेज क्लियर नहीं बनता है तो उसको अबेरेशन बोला जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें, इस वाले फिगर में देखिए इसमें। ठीक, ये रहा रेयर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। ठीक, कोई लाइट ऐसे रेयर मीडियम से आई, ठीक, इसको जाना ऐसे चाहिए था, तो ये क्या हुआ कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। ठीक, अगर इस वाली हम रे की बात करें, ठीक, तो अगर इंसिडेंट वाले रे की हम बात कर रहे हैं इस फिगर में, ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है मान लीजिए इस वाली रे की। ठीक, और जो इसका वेवलेंथ है वह लैम्डा है, और जो इसकी स्पीड है एस है, और वेलोसिटी v है, इंटेंसिटी I है। ठीक, जब ये लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में जाती है ना, तो केवल इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, और देखिए इसके वेवलेंथ में चेंज हो जाता है, इसकी स्पीड में चेंज हो जाता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है। केवल फ्रीक्वेंसी ही नहीं चेंज होती है बस। ठीक, इसी प्रकार इस वाले में देखिए, ये कोई मिरर है, ठीक, कोई लाइट ऐसे आई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, तो जो ये इंसिडेंट वाली लाइट है, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए न्यू 1 है, वेवलेंथ लैम्डा 1 है, और इसकी वेलोसिटी v1 है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ना इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, बाकी वेवलेंथ, वेलोसिटी, इंटेंसिटी सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें, ये मान लीजिए कोई ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस x है। ठीक, कोई लाइट है जिसकी इंटेंसिटी I0 है। इस ग्लास स्लैब से पास करने के बाद इस लाइट की जो इंटेंसिटी होगी I बराबर I0 इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। ठीक, जहाँ x होता है थिकनेस ग्लास स्लैब का, और अल्फा होता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, काशी फार्मूला। ठीक, काशी फार्मूला क्या कहता है कि म्यू बराबर ए प्लस बी अपान लैम्डा स्क्वायर। ठीक, इस फार्मूले से ये पता चल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, अब अगर हम रेड और वायलेट कलर की बात करें, यहाँ पे देखिए, तो रेड का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। ठीक, और वायलेट का वेवलेंथ कम होता है। ठीक, तो इस फार्मूले से देखिए वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, इस फार्मूले से। ठीक, तो रेड का वेवलेंथ अधिक होगा वायलेट से, तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वायलेट से। ठीक, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है रेड का, तो रेड की जो वेलोसिटी होगी ना वह अधिक होगी वायलेट से। ठीक, क्योंकि एक फार्मूला होता है, इसको देखिए, म्यू बराबर सी अपान वी। ठीक, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक, इस फार्मूले से। ठीक, तो जैसे ये कोई प्रिज्म है, ये कोई प्रिज्म है, एक कोई लाइट ऐसे गई। ठीक, और जो रेड कलर का डेविएशन होता है ना सबसे कम होता है, वायलेट का जो डेविएशन होता है सबसे अधिक होता है। ठीक, क्योंकि जिसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा
उसकी बेंडिंग सबसे कम होती है, इसीलिए रेड कलर की बेंडिंग कम होती है और वायलेट कलर की बेंडिंग अधिक होती है। ठीक। अब देखिए रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब ये क्या कहता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट? जैसे कोई एक मीडियम है ये, ठीक, एक कोई लाइट रे ऐसे गई, ठीक, मीडियम वन और ये मीडियम टू, फिर ये इसका रिफ्रैक्शन हो गया ऐसे, ठीक, लाइट एक ऐसे गई और हमने यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा दिया, ठीक, तो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद ना सेम इसी पाथ से वापस जाता है, ठीक। तो जब लाइट मीडियम एक से मीडियम टू में जाती है तब जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 म्यू 2, ठीक। फिर जब लाइट इस मिरर से टकराकर उसी पाथ से जब वापस जाती है तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है 2 म्यू 1, ठीक, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वह 1 के बराबर होता है। यही होता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 म्यू 2 बराबर 1/2 म्यू 1, ठीक, इसी से। अब देखिए लेटरल शिफ्ट अथवा नॉर्मल शिफ्ट। जैसे कोई ये ग्लास है ट्रांसपेरेंट, ठीक, जिसकी मोटाई टी है, कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक, इसको देखिए जाना ऐसे चाहिए था, ठीक, इसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन इसका रिफ्रैक्शन हुआ ऐसे। कोई लाइट ऐसे आई, ठीक, जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, ठीक, क्योंकि ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक। फिर ये देखिए डेंसर से रेयर मीडियम में गई, ठीक, तो ये नॉर्मल से दूर हट गए। इसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ये जा ऐसे रही है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को लेटरल शिफ्ट या फिर नॉर्मल शिफ्ट बोला जाता है, ठीक। ये हुआ एंगल I1, ये R1 और ये I2। तो जो लेटरल शिफ्ट होता है D बराबर T साइन I1 माइनस R1, ठीक, अपान में कास R1। तो जो लेटरल शिफ्ट होता है D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ ग्लास के। जितने ज़्यादा इसकी थिकनेस होगी उतने ज़्यादा इसमें क्या होगा, लेटरल शिफ्ट आएगा। लेटरल शिफ्ट की जो मिनिमम वैल्यू होती है वह जीरो होगा। कब होगा? जब I1 की मिनिमम वैल्यू हम ले जीरो। अगर I1 की वैल्यू जीरो होगी तो R1 की वैल्यू भी जीरो होगी, ठीक, तब जाके डी मिनिमम जीरो निकल के आएगा। और इसमें जो मैक्सिमम होता है लेटरल शिफ्ट, यह इस ग्लास के मोटाई के बराबर हो सकता है। ये कब होगा? जब I1 की मैक्सिमम वैल्यू पाई/2 ले लिया जाए तब, ठीक। रियल एंड अपैरेंट डेप्थ। म्यू बराबर होता है रियल डेप्थ अपान अपैरेंट डेप्थ। जब ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में होगा तब ये फार्मूला, और जब ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में होगा तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर होगा अपैरेंट डेप्थ अपान रियल डेप्थ, ठीक। नॉर्मल शिफ्ट होता है एन बराबर रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ, ठीक। अब जैसे मान लो कोई ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, इसका म्यू 2, इसका म्यू 3, ठीक, और इसकी जो डेप्थ है D1, इसका T2 और इसका D3। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो म्यू इक्विवेलेंट बराबर D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डॉट डॉट डॉट।
अपान d1 अपान म्यू1 प्लस d2 अपान म्यू2 प्लस d3 अपान म्यू3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक। अब देखिए रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। तो म्यू बराबर 1/sin c, जहाँ c होता है क्रिटिकल एंगल और ये जो म्यू होता है ना क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ठीक। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल होता है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है तब। ठीक। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है यह अधिक होता है क्रिटिकल एंगल से। ठीक। जो मैक्सिमम डेविएशन होता है 180 माइनस 2 गुणे क्रिटिकल एंगल। ठीक। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 कोष्ठक में 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। r1 क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस r2। ठीक। इस वाले में देखिए जैसे कोई कॉन्वेक्स लेंस है, इसका ये मान लीजिए ये पहला सरफेस हो गया और ये दूसरा सरफेस। तो पहले वाले सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, देखिए राइट साइड जा रहा है ना r1, तो इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव ले लेंगे। और जो दूसरा सरफेस है ये वाला, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये देखिए लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इसको हम निगेटिव ले लेंगे। ठीक। अब इसमें देखिए अगर कॉनकेव लेंस होगा तब तो ये उसका फर्स्ट सरफेस हुआ और इधर वाला सेकंड सरफेस। ठीक। तो इस वाले सरफेस में देखिए जो पहला सरफेस है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना इस साइड होगा, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इसको हम निगेटिव ले लेंगे। ठीक। और ये जो दूसरा वाला सरफेस है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा देखिए राइट साइड की तरफ जा रहा है ना, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक। ये न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एनी मीडियम। किसी भी मीडियम में लेंस का फोकल लेंथ का जो फार्मूला होता है FM अपान FA बराबर A म्यू G माइनस 1 अपान M म्यू G माइनस 1। FM क्या होता है, फोकल लेंथ होगा लेंस का किसी मीडियम में, ये है फोकल लेंथ लेंस का एयर मीडियम में। ठीक। ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर मीडियम अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा। अब आगे देखिए व्हेन लेंस इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। अगर हम लेंस को किसी लिक्विड में डुबोते हैं तो हम पहला केस ले रहे हैं। ठीक। अगर उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से या उस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, ठीक, तब लेंस का नेचर जो होगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाएगा और पावर घट जाएगा। ठीक। और अगर हम लेंस को ऐसे लिक्विड में डुबो रहे हैं, अगर उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तब लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वह इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका यह मतलब है कि लेंस अब एक ग्लास प्लेट की तरह काम करेगा। ठीक। अब तीसरा वाला देखिए, तीसरा केस देखिए कि जब उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक है,
तब लेंस का नेचर तब लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो वह कॉनकेव लेंस की तरह काम करेगा, और अगर वह कॉनकेव लेंस होगा तो वह कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा। ठीक, मान लीजिए कोई लेंस है ये, ठीक, इस लेंस को हम ये वाला पार्ट इसका कट कर दिए हैं, ये यहाँ पे देखिए। ठीक, अब अगर इस लेंस का फोकल लेंथ f है, पावर p है, और जो इंटेंसिटी है लाइट की I है, जो ऐसे यहाँ से पास कर रही है, तो इस वाले केस में देखिए जो लेंस का फोकल लेंथ होगा वही होगा, पावर भी वही होगा, लेकिन इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I/2 इसकी आधी हो जाएगी। ठीक, अगर ये कोई लेंस है ऐसे जिसका फोकल लेंथ f है, पावर p है, और कोई लाइट रे पास कर रही है, ठीक, और जो इंटेंसिटी है I है, तो जब हम लेंस को इस प्रकार से कट करते हैं, ठीक, तो उसका फोकल लेंथ डबल हो जाता है, पावर आधा हो जाता है, और इंटेंसिटी वही रहती है। ठीक, अब देखिए पावर ऑफ लेंस, जो फार्मूला होता है पावर का, P बराबर 1/f, मीटर में बराबर 100/f सेंटीमीटर में। ठीक, ये वाला फार्मूला तब लगेगा जब फोकल लेंथ मीटर में दिया रहेगा, और जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया रहेगा तब P बराबर 100/f लिया जाएगा। पावर का जो यूनिट होता है वह डायोप्टर होता है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव होगा, और यदि फोकल लेंथ निगेटिव होगा तो पावर भी निगेटिव होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, अगर बहुत सारे लेंस को आपस में कंबाइंड कर दिया जाए तब उस कॉम्बिनेशन का जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा वह M1, M2, M3 डॉट डॉट ऐसे होगा। ठीक, टोटल निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि एडिशन ही किया जाए। ठीक, यहाँ पर देखो टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया जा रहा है। पावर ऑफ कंबाइंड लेंस, एक कोई लेंस है ये जिसका पावर P1 और फोकल लेंथ f1 है, और एक कोई दूसरा लेंस है जिसका फोकल लेंथ f2, पावर P2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है d। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू P2। ठीक, अब देखो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक, तो 1/f बराबर P1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/f1, प्लस है तो प्लस, और P2 बराबर 1/f2। ठीक, माइनस है तो माइनस हमने लिख दिया। अब D को ऐसे D ही लिख दे रहे हैं। P1 बराबर क्या होता है, 1/f1, और P2 बराबर क्या होता है, 1/f2। तो ये फार्मूला ये बन जाएगा फोकल लेंथ के टर्म में और ये पावर के टर्म में। ठीक, अगर D की वैल्यू 0 हो, अगर ये लेंस आपस में कांटेक्ट में कर दिए जाएं तो इनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तब इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, ये इसका फर्स्ट फोकस है f1, ये f2। कोई ऑब्जेक्ट इस f1 से x1 डिस्टेंस पर है और इसका जो इमेज बन रहा है f2 से x2 डिस्टेंस पर बन रहा है। ठीक, तब न्यूटन के फार्मूले के अनुसार f1 इंटू f2 बराबर x1 इंटू x2। ठीक, अगर f1 बराबर f2 बराबर f हो जाए तब जो f बराबर होगा अंडर रूट
x1 इंटू x2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे रखिए इसकी वैल्यू एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, x1 इंटू x2, तो f बराबर अंडर रूट x1 x2 हो जाएगा। ठीक, दूसरा है यूवी मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो जो मैग्निफिकेशन होता है इसमें 1 होता है। ठीक, जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है ना बराबर अंडर रूट I1 इंटू I2। एफ बराबर होता है इसमें ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a। डी क्या होता है, इस लेंस के बीच का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट और ये स्क्रीन जहां पर इमेज बनता है उसके बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक, अब आगे देखिए इसमें, इफ अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल हो 4f से, तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, तब स्क्रीन पर इमेज बनेगा। ठीक, लेकिन अगर a की वैल्यू लेस देन आर इक्वल 4f, इमेज इज नॉट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, तब स्क्रीन पर इमेज नहीं बनेगा। ठीक, देखिए आगे क्या लिखा है कि वन सरफेस ऑफ द लेंस इज पॉलिश्ड। ये मान लो कोई लेंस है, इसका एक सरफेस पॉलिश कर दिया गया है। ठीक, तब इसके फोकल लेंथ का जो फार्मूला होगा 1/f बराबर 2 इंटू 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक, तो लेंस मेकर फार्मूले से लेंस का जो फोकल लेंथ होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1 कोष्ठक में 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ एफ क्या होता है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, एफ होता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब देखो कि प्रिज्म क्या होता है। जो प्रिज्म होता है ये 3 रेक्टेंगुलर प्लस 2 ट्राइएंगुलर से मिलकर बना होता है। ठीक, ये वाला हिस्सा देखिए प्रिज्म का, इसको प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। ठीक, ये होता है प्रिज्म एंगल। ये कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई इस नॉर्मल के साथ n1 आई एंगल पर। ठीक, इस लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसे गया फिर ऐसे निकल गया। ठीक, और ये है नॉर्मल n2, जो लाइट रे यहाँ से बाहर निकल रही है I2, या इसको E भी बोला जाता है। यह नॉर्मल के साथ I2 एंगल बना रहा है। ठीक, ये वाला एंगल देखिए यहाँ पे R1 है और ये वाला जो एंगल है R2। लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये डेविएट होके ऐसे जा रहा है, जो डेविएशन है वो डेल है। अब देखिए जो प्रिज्म एंगल होता है A बराबर R1 प्लस R2, और जो प्रिज्म एंगल A प्लस डेविएशन एंगल, प्रिज्म एंगल ये और ये डेविएशन एंगल बराबर होता है I1 प्लस I2 के। अब देखिए ए क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोला जाता है। I1 क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। I2 होता है एंगल ऑफ इमरजेंस। डेल होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, अब देखिए इस प्रिज्म में जब हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं तो जो डेविएशन होता है इसकी वैल्यू ऐसे घटती है घटती है घटती है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब I1 I2 के बराबर हो जाता है, तब जो डेविएशन होता है वह मिनिमम होता है। तो इस डेविएशन का हमने डेल्टा एम नाम रख दिया, मिनिमम डेविएशन। और जैसे ही हम इंसिडेंट रे को बढ़ाते जाते हैं, फिर से ये जो डेविएशन होता है इसकी वैल्यू
बढ़ती जाती है। ठीक, अब देखिए फार मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, तो जो I1 होता है बराबर I2 बराबर I, और R1 बराबर R2 बराबर R, और जो डेविएशन होगा उसको हम डेल्टा M मिनिमम डेविएशन दिखा रहे हैं। ठीक, अभी आपने ऊपर देखा जो प्रिज्म एंगल होता है ए बराबर होता है R1 प्लस R2। ठीक, और मिनिमम डेविएशन के लिए R1 बराबर R2 बराबर R होता है। जब R1 बराबर R2 बराबर R, तो R1 और R2 के स्थान पे जब R रखेंगे तो A बराबर क्या निकल के आएगा 2R। तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे तो A बाई 2 निकल के आ जाएगा। ठीक, प्रिज्म एंगल और जो डेविएशन एंगल होता है ये बराबर होता है किसके, I1 प्लस I2 के। अभी आपने ऊपर देखा, ठीक, जो प्रिज्म एंगल प्लस ये जो मिनिमम डेविएशन होता है बराबर होता है I1 प्लस I2 के। ठीक, तो I1 बराबर I2 बराबर अगर I रख लें तब A प्लस डेल M बराबर हो जाएगा 2I। तो यहाँ से हम I की जब वैल्यू निकालेंगे तो A प्लस डेल M अपान 2 हो जाएगा। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म म्यू बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर बराबर साइन, अभी आपने आई बराबर निकाला था कितना आया था उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो ए प्लस डेल एम अपान 2 हो जाएगा। और साइन आर, आर की वैल्यू अभी क्या निकल के आई ए बाई 2। ठीक, तो इस फार्मूले में रखने के बाद जो ये इक्वेशन बन जाएगा म्यू बराबर साइन आई अपान साइन आर बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपान 2 पूरे का अपान साइन ए बाई 2। फार थिन प्रिज्म, अगर प्रिज्म बहुत थिन हो मतलब जो ये प्रिज्म एंगल हो लगभग ये 10 डिग्री से कम हो तो उसको थिन प्रिज्म बोला जाता है। तो इस केस में देखिए जो साइन थीटा की वैल्यू होगी ना वो मिनिमम होगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू जब मिनिमम होती है तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी लगभग थीटा के बराबर होती है। तब यहाँ से जो मिनिमम डेविएशन निकल के आएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये हमने आफ्टर कैलकुलेशन के बाद लिखा हुआ है रिजल्ट। ठीक, अकॉर्डिंग टू काशी फार्मूला म्यू बराबर ए प्लस बी अपान लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से देखो ये पता चल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अगर वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू घटेगी। अब यहाँ पे देखिए रेड कलर के लिए जो वेवलेंथ होता है वायलेट से अधिक होता है। ठीक, और जिसका वेवलेंथ अधिक होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा इस फार्मूले से। ठीक, तो जो डेविएशन होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है उसका डेविएशन अधिक होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसका डेविएशन कम होगा इस वाले फार्मूले से, डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक, इसीलिए देखिए जो प्रिज्म होता है ना, जब कोई व्हाइट लाइट ऐसे पास करते हैं तो ये सेवन कलर में ब्रेक होता है, और रेड का डेविएशन जो होता है ये कम होता है, और वायलेट का डेविएशन सबसे अधिक होता है। ठीक, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया जाता है तो यह सेवन कलर में ब्रेक हो जाता है जिसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक, अब देखिए एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन को थीटा से डिनोट किया जाता है। क्या होता है एंगुलर डिस्पर्जन, किसी भी दो कलर के बीच का, यहाँ पे देखिए किसी भी दो कलर के बीच का एंगुलर डेविएशन का जो डिफरेंस होता है
उसको एंगुलर डिस्पर्जन बोला जाता है। तो थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये आफ्टर कैलकुलेशन के बाद हमने रिजल्ट लिखा है। ठीक, डेविएशन का फार्मूला होता है डेल बराबर म्यू माइनस वन इंटू प्रिज्म एंगल होता है। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही निकल कर आएगा। ठीक, अब देखिए डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा बराबर होता है एंगुलर डिस्पर्जन अपान मीन डेविएशन। अभी आपने इसकी वैल्यू यहाँ देखो, थीटा बराबर क्या होता है डेल वी माइनस डेल आर। तो थीटा के स्थान पर हमने डेल वी माइनस डेल आर अपान डेल वाई बराबर, अब इसको सॉल्व करने के बाद डेविएशन का ये फार्मूला होता है ना, डेल बराबर म्यू माइनस वन इंटू प्रिज्म एंगल। तो जब इससे इसको सॉल्व करेंगे तो यही निकल के आएगा म्यू भी माइनस म्यू आर अपान म्यू आई माइनस वन। और जो डेल वाई होता है ना बराबर होता है डेल वी प्लस डेल आर अपान टू। जो डिस्पर्सिव पावर होता है यह मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक, अलग अलग मटेरियल के लिए डिस्पर्सिव पावर अलग अलग होता है। कार्डिनल पॉइंट, देखो कार्डिनल पॉइंट क्या होता है। ठीक, ये है हमारा कोएक्सियल लेंस सिस्टम। ठीक, मान लीजिए इसका जो फोकल लेंथ है इस वाले लेंस का f1 और ये जो दूसरा लेंस है जिसका फोकल लेंथ है f2। ठीक, और ये है फर्स्ट फोकल पॉइंट f1 और ये है सेकंड फोकल पॉइंट f2 और ये P1 जो है फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, N1 होता है फर्स्ट नोडल पॉइंट और ये जो P2 है सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट और N2 सेकंड नोडल पॉइंट। ठीक, इन जनरल नंबर ऑफ कार्डिनल पॉइंट 6। तो यहाँ पर देखो कुल 6 कार्डिनल पॉइंट हैं। एक ये F1 P1 N1 P2 N2 और F2। ठीक, if medium on both side of two lenses are same then number of cardinal point 4। अगर लेंस के दोनों साइड का मीडियम सेम हो जाए तब जो कार्डिनल पॉइंट होगा वह 4 होगा। कैसे होगा, जब मीडियम सेम होगा दोनों साइड का तो जो ये फर्स्ट वाला नोडल पॉइंट है ये फर्स्ट वाले प्रिंसिपल पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर जाता है और सेकंड वाला नोडल पॉइंट सेकंड वाले प्रिंसिपल पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर जाता है। ठीक, अब फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, इस पूरे कंबाइंड लेंस का जो फोकल लेंथ होगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये तब होता है जब लेंस आपस में कांटेक्ट में हो। अगर लेंस कांटेक्ट में ना हो, अगर उसके बीच कुछ न कुछ डिस्टेंस हो तो फार्मूला क्या हो जाता है माइनस डी अपान f1 इंटू f2 हो जाता है। ठीक, अब देखिए प्रिंसिपल पॉइंट जिसको हम नोडल पॉइंट बोल रहे हैं L1 P1 इसको हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए L1 P1 कहाँ है, ये L1 P1 ये प्रिंसिपल पॉइंट, इसका नाम हम अल्फा दे दे रहे हैं बराबर होगा। देखो ये वाला जो डिस्टेंस जा रहा है राइट साइड जा रहा है तो इसको हम प्लस से डिनोट कर दिया। ठीक, एफ पूरे इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगा वह एफ है और डी होता है इन लेंसों के बीच का डिस्टेंस अपान में F2
F2 क्या होता है? फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस। ठीक, इसी प्रकार L2P2, तो ये L2 और P2, ये देखो इधर लेफ्ट साइड जा रहा है ना, तो इसको हम माइनस साइन के साथ लिख रहे हैं। FD अपान F1। F क्या होता है? इस पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ। D होता है लेंसों के बीच का डिस्टेंस। F1 होता है फर्स्ट फोकल लेंथ। अब देखो फोकल पॉइंट L1 F1, L1 F1, उस फिगर में देखिए L1 F1, यहाँ पे देखिए ये जो L1 और F1 है ना, ये देखिए इधर जा रहा है लेफ्ट साइड, तो इसको हम यहाँ पे माइनस साइन के साथ दिखा रहे हैं। ठीक, तो हमने इसको माइनस साइन के साथ दिखाया। F कोष्ठक में 1 माइनस डी अपान F2। F क्या होता है? पूरे कंबाइंड का फोकल लेंथ, और D होता है लेंसों के बीच का डिस्टेंस। F2 होता है फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस। ठीक, इसी प्रकार L2 F2, उस फिगर में देखिए L2 F2 जो होगा ना, वो राइट साइड की तरफ होगा, तो हमने पॉजिटिव साइन ले लिया। F कोष्ठक में 1 माइनस डी अपान F1, इसमें फर्स्ट फोकल लेंथ लिया गया। ठीक, अब देखिए अबेरेशन क्या होता है। जब इमेज क्लियर नहीं बनता है तो उसको अबेरेशन बोला जाता है। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे क्रोमैटिक अबेरेशन। ये कोई लेंस है, यहाँ से कोई लाइट ऐसे पास की, तो जो वायलेट वाली लाइट थी उसका यहाँ पे कन्वर्ज हो गई जाके, और जो रेड वाला था वो यहाँ पे ऐसे जाके कन्वर्ज हुआ। ठीक, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण होता है। ठीक, इसीलिए जो वायलेट होता है, काशी फार्मूले से म्यू बराबर क्या होता है? ए प्लस बी अपान लैम्डा स्क्वायर होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वायलेट का वेवलेंथ होता है वह सबसे कम होता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होगा, तो इसकी बेंडिंग भी सबसे अधिक होती है। इसलिए वायलेट वाला कलर यहाँ पे आके मिलता है और रेड वाला यहाँ पे जाके मिलता है। इसका वेवलेंथ अधिक होने के कारण इसकी बेंडिंग कम होती है, तो जो इमेज बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे फैला हुआ बनेगा, क्लियर नहीं बनेगा, थोड़ा सा ब्लर टाइप का बनता है। ठीक, जो क्रोमैटिक अबेरेशन होता है वह डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण होता है। क्रोमैटिक अबेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। कंडीशन ऑफ अक्रोमेटिज्म, अक्रोमेटिज्म की कंडीशन होती है। पहला है व्हेन लेंसेस आर इन कांटेक्ट, जब लेंस कांटेक्ट में हो, तो हमने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया और एक कॉनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका जो डिस्पर्सिव पावर है ओमेगा 1, और जो इसका फोकल लेंथ है F1, और सेकेंड वाले लेंस का जो डिस्पर्सिव पावर है वह ओमेगा 2, और जो इसका फोकल लेंथ है F2। तब इसके लिए जो कंडीशन होगा ओमेगा 1 अपान F1 प्लस ओमेगा 2 अपान F2 बराबर 0 होगा। अगर दोनों लेंस सेम नेचर के हो जाएं, तब इनका जो डिस्पर्सिव पावर होगा वह सेम हो जाएगा। अगर डिस्पर्सिव पावर सेम हो जाएगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2 बराबर 0 होगा। ठीक, तो 1 अपान F बराबर क्या होगा? 0। तो F बराबर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? अगर इस कंडीशन में अगर लेंस सेम मटेरियल के हो जाएं, तब जो इनका फोकल लेंथ होगा वह इनफाइनाइट हो जाएगा, और यह एक ग्लास प्लेट की तरह काम करने लगेगा। ठीक,
अब दूसरा केस देखिए, व्हेन लेंसेज आर नॉट इन कंटैक्ट, अगर लेंस कंटैक्ट में ना हो, मान लीजिए ये फर्स्ट लेंस, ये सेकेंड लेंस, इनके बीच का डिस्टेंस d है, और इस फर्स्ट वाले लेंस का जो फोकल लेंथ है f1 और इसका जो फोकल लेंथ है f2, तब आक्रोमेटिज्म की जो कंडीशन होगी d बराबर ओमेगा 1 f2 प्लस ओमेगा 2 f1 अपान ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। अब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या होता है? डिस्पर्सिव पावर फर्स्ट लेंस और सेकेंड लेंस का। ठीक, अगर दोनों लेंस सेम नेचर के हो जाएं, मतलब सेम मटेरियल के हों, तब जो इनका डिस्पर्सिव पावर होगा वह सेम होगा। तो ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 बराबर ओमेगा। तो इस इक्वेशन में जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो d निकल कर आएगा f1 प्लस f2 अपान 2। ठीक, अब देखिए स्फेरिकल अबेरेशन। स्फेरिकल अबेरेशन, ये कोई लेंस है, यहाँ से एक लाइट ऐसे गई, ये वाली लाइट यहाँ जाके ऐसे मिली इधर से, और एक लाइट ये गई, ये जाके यहाँ पर मिला ऐसे ये। तो जो यहाँ पर इमेज बनेगा ना, इसे फैला हुआ बनेगा। ठीक, तो ये स्फेरिकल अबेरेशन। जो स्फेरिकल अबेरेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपान फोकल लेंथ की पावर 3, और इसके लिए कंडीशन होता है d बराबर f1 माइनस f2। अब देखिए स्फेरिकल अबेरेशन इन मिरर, बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर वी कैन मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम। हम इस स्फेरिकल अबेरेशन को दूर करने के लिए ना एक पैराबोलिक मिरर का यूज करते हैं। ये रहा पैराबोलिक मिरर। तो ये क्या करता है, जो भी लाइट ऐसे आती है एक जगह सबको फोकस कर देता है। ठीक, तो इमेज जो बनता है वह क्लियर बनता है। अगला टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, अब हम देखेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले देखेंगे कि विजुअल एंगल क्या होता है। ठीक, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आंखों द्वारा जो एंगल बनता है उसको विजुअल एंगल बोला जाता है। ठीक, तो जितने ज़्यादा विजुअल एंगल होगा किसी भी ऑब्जेक्ट की अपैरेंट साइज हमको उतने बड़ी दिखाई देगी। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई एक टावर है। ठीक, जब उस टावर को आप पास से देखते हो, मान लीजिए ये है आंख। ठीक, यहाँ से जब आप देखते हैं तो इसके द्वारा जो विजुअल एंगल बना अल्फा। ठीक, अगर यही टावर काफी दूर हो जाए, ठीक जैसे यहाँ हो जाए, तब जो विजुअल एंगल होगा देखिए ये अब कम हो गया। तो विजुअल एंगल जब कम हो जाता है तो ऑब्जेक्ट हमको छोटा दिखाई देता है। इसीलिए किसी ऑब्जेक्ट को दूर से देखने पर वह ऑब्जेक्ट हमको छोटा दिखाई देता है और पास से देखने पर ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देता है। मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? m बराबर बीटा अपान अल्फा, जहां बीटा होता है विजुअल एंगल ड्यू टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अल्फा होता है विजुअल एंगल विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो फाइनल इमेज बनता है वह वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनता है। ठीक, ये मान लो लेंस है, ये उसका फोकस है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो आप लोग जानते होंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट फोकस और सी के बीच में होता है तब जो इसका इमेज बनता है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी के साइड इमेज बनता है और वर्चुअल बनता है। ठीक,
यहाँ से समझिए एक लाइट हमने ऐसे पास किया तो कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद लाइट कुछ इस तरीके से चली गई। फिर एक लाइट हमने ऐसे सी से पास किया तो ये सीधा चला गया। फिर इन दोनों रे को जब हम ऐसे बढ़ाएंगे इस साइड तो यहाँ पे आके कट करेगा, तो इसका फाइनल इमेज यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, अब इसमें हम ले रहे हैं केस फर्स्ट, व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी डिस्टेंस। ठीक, जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बने तब मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला होगा m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ। केस सेकेंड, व्हेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटिव, इसको रिलैक्स्ड आई भी कहा जाता है। क्वेश्चन में एक वर्ड आता है रिलैक्स्ड आई, तो समझ जाना कि जो फाइनल इमेज बनेगा वह इन्फिनिटिव पर बनेगा। तो इसके लिए जो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है m बराबर डी अपान एफ, इसमें 1 नहीं रहता, इसमें 1 प्लस डी अपान एफ होता है, इसमें केवल डी अपान एफ होता है। अब देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक लेंस ये लगा है, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है, और ये एक लेंस है, इसको आई पीस बोला जाता है। जो लेंस आई के पास होता है उसको आई पीस बोला जाता है, और जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास में होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है। इस ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ है एफ नॉट, और इस आई पीस का जो फोकल लेंथ है एफ ई है, और इसका जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस का एफ नॉट, सॉरी जो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है एफ जीरो, और आई पीस का जो फोकस है वह एफ ई है। अब कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो एक लाइट रे हमने ऐसे पास किया तो ये इसके फोकस से ऐसे लाइट होके गई, और एक लाइट हमने इस लेंस के सी से पास किया तो ये सीधा ऐसे निकल गया। जहां पे रे कट करती है वहीं पर इमेज बनता है। ठीक, अब इस लेंस के द्वारा जो यहाँ पर इमेज बना, यह इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इस लेंस के लिए, इसका फोकल लेंथ देखो, सॉरी इसका फोकस यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट देखो इसके फोकस के अंदर ही आ गया। तो कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर होता है तो उसका इमेज वर्चुअल बनता है, और जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है उसी के साइड में बनता है और बड़ा इमेज बनता है। तो इसका इमेज यहाँ पर बन गया। ठीक, अब जो ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और लेंस का यू नॉट, और जो इमेज बना है उसका डिस्टेंस जो है ये भी नॉट, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है यू यू ई। ठीक, इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, इसका फोकल लेंथ छोटा होता है आई पीस के फोकल लेंथ से। ठीक, अब इसमें केस फर्स्ट ले रहे हैं, व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी डिस्टेंस। जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बने तब इसके मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होगा m बराबर माइनस भी जीरो अपान यू जीरो कोष्ठक में 1 प्लस डी अपान एफ ई। अब जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होगा वह होगा भी जीरो प्लस यू ई होगा। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है, इन दोनों लेंसों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ तक भी जीरो है और यहाँ तक देखो यू ई है, तो जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होगा भी जीरो प्लस यू ई के बराबर होगा। ये सेकेंड देखिए, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटिव। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटिव पर बने तब मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है m बराबर माइनस भी नॉट अपान यू नॉट कोष्ठक में d अपान एफ ई, और इसमें जो लेंथ होगा
माइक्रोस्कोप का V0 प्लस FE के बराबर होगा। इसमें देखिए ये V0 और FE के बराबर होगा ना। अब कैसे होगा देखिए यहाँ पे, जब इमेज इन्फिनिटी पर कब बनेगा, जब ये वाला लेंस इमेज इस वाले लेंस के फोकस पर बनाएगा, तब ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और तब फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। ठीक, तो ये जो इमेज बनाएगा इसके यहाँ कहीं बनाएगा, इस पर, इसके फोकस पर, और जो ये इमेज बनाएगा ये इमेज इस ऑब्जेक्ट के लिए, सॉरी, ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर बनता है। ठीक, तब ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, ये V0 हो जाएगा, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा FE हो जाएगा ये। ठीक, इसको FE बोल सकते हैं। अब टेलीस्कोप देखिए, टेलीस्कोप में हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इसमें एक लेंस ये है जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोल रहे हैं, और एक लेंस ये है जिसको आई पीस बोला जा रहा है। इस वाले लेंस का जो फोकस है वो F0, और इस वाले लेंस का जो फोकस है FE है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहाँ पर बना, ये देखिए छोटा सा, तो ये वाला जो इमेज बनेगा इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और जो यह ऑब्जेक्ट है इस वाले लेंस के देखो फोकस के अंदर आ जा रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस और C यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के जब बीच में होता है तो उसका इमेज कैसा बनता है, बड़ा बनता है। ठीक, तो एक लाइट रे हमने यहाँ से ऐसे पास किया, ये ऐसे बेंड हो गई, और ये वाली लाइट आई ऐसे चली गई, और ये वाली लाइट ऐसे बेंड हो गई। फिर इन लाइट को जब हम ऐसे बढ़ाएंगे आगे तक ऐसे, तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। ठीक, और इसमें देखिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ होता है वह बड़ा होता है आई पीस के फोकल लेंथ से। ठीक, केस फर्स्ट है व्हेन फाइनल इमेज एट डी डिस्टेंस, जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बनेगा तब मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होगा m बराबर -F0 अपान FE कोष्ठक में 1 प्लस FE अपान D, और इसमें जो होगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बराबर F0 प्लस UE। ठीक, केस सेकंड व्हेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटिव, या इसको रिलैक्स्ड आई भी बोला जाता है। ठीक, तब जो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होगा m बराबर -F0 अपान FE, और जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होगा इस केस में F0 प्लस FE के बराबर होगा। ठीक, अब आगे देखिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एंड स्फेरिकल अबेरेशन, यह क्रोमैटिक और स्फेरिकल अबेरेशन से फ्री फ्रॉम होता है। अबेरेशन क्या होता है, जब इमेज क्लियर नहीं बनता है तो उसको अबेरेशन बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव पैराबोलिक मिरर गिव्स ब्राइटर इमेज देन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब देखिए जो आई पीस होता है, एक होता है हाइजेन आई पीस और एक होता है रैम्सडन आई पीस। तो हाइजेन आई पीस में जो लेंस यूज होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से यूज होता है। ठीक, और इनके बीच में एक क्रॉस वायर यूज किया जाता है। इस वाले लेंस का जो फोकल लेंथ होता है 3f, और इसका जो फोकल लेंथ होता है f, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है 2f के बराबर होता है। और जो रैम्सडन आई पीस होता है
इसका जो फोकल लेंथ होता है f और दूसरे वाले लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो भी f होता है और इनके बीच का डिस्टेंस 2f/3 होता है। इसमें बाहर क्रॉस वायर का यूज किया जाता है। अब देखिए क्रोमैटिक अबेरेशन की कंडीशन होती है d बराबर f1 प्लस f2/2। ठीक, और इस वाले में देखिए क्रोमैटिक अबेरेशन की कंडीशन d बराबर f1 प्लस f2/2 होता है। f1 क्या होगा, फर्स्ट वाले लेंस का फोकल लेंथ, f2 सेकेंड वाले फोकल लेंस का। ठीक, तो f प्लस f/2 होगा और इसमें देखिए जो d की वैल्यू निकल कर आएगी ना, f1 की वैल्यू इसमें कितना है 3f और f2 की वैल्यू क्या है f है, तो 3f f4f होगा और 4f/2 करेंगे तो 2f निकल के आएगा यहाँ से। तो ये वाला जो हाइजन आईपीस होता है यह क्रोमैटिक एबेरेशन को देखो पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, जबकि रैम्सडन आईपीस ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, अब स्फेरिकल एबेरेशन की कंडीशन होती है d बराबर f1 माइनस f2। ठीक, और इसमें जो होगा स्फेरिकल एबेरेशन की कंडीशन d बराबर f1 माइनस f2। ठीक, अब यहाँ पे f1 माइनस f2 करिए, फर्स्ट फोकल लेंथ इसमें कितना है 3f, तो f1 के स्थान पे 3f, f2 के स्थान पर f ले लेंगे तो निकल के क्या आ जाएगा 2f। तो ये हाइजन आई पीस स्फेरिकल एबेरेशन को भी पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, जबकि रैम्सडन आई पीस में देखिए ये स्फेरिकल एबेरेशन को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है। इस वाले में देखिए बिटवीन द लेंसेस, लेंसों के बीच में क्रॉस वायर का यूज किया जाता है और रैम्सडन आईपीस में आउटसाइड लेंस के क्रॉस वायर यूज किया जाता है। हाइजन आईपीस में जो लेंस लगा होता है इसके फोकल लेंथ का जो रेशियो होता है 3:1 होता है। यहाँ पे देखिए इसका फोकल लेंथ 3f, इसका f, तो रेशियो क्या होगा 3:1 होगा। ठीक, और रैम्सडन आईपीस में जो दो लेंस यूज होते हैं उनके फोकल लेंथ का जो रेशियो होता है 1:1 होता है। फिगर में देखिए इसका फोकल लेंथ f, इसका भी f, तो रेशियो क्या होगा 1:1। अब छठा केस देखिए कंप्लीटली फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एंड स्फेरिकल एबेरेशन। जो हाइजन आईपीस होता है यह पूरी तरह से क्रोमैटिक और स्फेरिकल एबेरेशन से क्या होता है फ्री होता है। अभी आपने देखा ना क्रोमैटिक एबेरेशन और ये स्फेरिकल एबेरेशन दोनों को ये पूरी तरह से फॉलो कर रहा था, जबकि रैम्सडन आईपीस में ये क्रोमैटिक एबेरेशन की कंडीशन और स्फेरिकल एबेरेशन की कंडीशन को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा था। इसलिए इसमें क्या लिखा है नॉट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एंड स्फेरिकल एबेरेशन। अब देखिए सातवां नंबर, हाइजन आईपीस को निगेटिव आईपीस बोला जाता है, जबकि रैम्सडन आईपीस को पॉजिटिव आईपीस बोला जाता है। ठीक, अब इसमें देखिए टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, ये है टेलीस्कोप और ये माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप में पहला वाला नंबर देखिए, टेलीस्कोप में जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है इसको थीटा से डिनोट किया जाता है, बराबर होता है 1.22 लैम्डा अपान डी। ठीक, जहां डी होता है डायामीटर ऑफ टेलीस्कोप। अब माइक्रोस्कोप में देखिए जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगा बराबर होता है 1.22 लैम्डा अपान 2 म्यू साइन अल्फा। इसमें देखिए अंतर केवल इतना ही है, टेलीस्कोप में जहां डी है अगर डी के स्थान पर 2 म्यू साइन अल्फा रख दिया जाए तब ये माइक्रोस्कोप का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बन जाता है। ठीक, और जो म्यू साइन अल्फा होता है इसको न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप बोला जाता है। ठीक, अब देखिए जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है और
रिजॉल्विंग पावर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तब अब यहाँ पे देखिए जो रिजॉल्विंग पावर होगा क्या हो जाएगा, डी अपान 1.22 लैम्डा, क्योंकि इसका उल्टा होता है। ठीक, अब इसमें देखिए रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप के केस में क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का। ठीक, तो इसमें लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फार्मूला क्या है, 1.22 लैम्डा अपान 2 म्यू साइन अल्फा, रिजॉल्विंग पावर इसी का उल्टा 2 म्यू साइन अल्फा अपान 1.22 लैम्डा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो जो इसका जनरल फार्मूला होता है रिजॉल्विंग पावर का, बराबर होता है लैम्डा अपान डी लैम्डा। ठीक, तो टेलीस्कोप के केस में जो रिजॉल्विंग पावर होगा वह डी अपान 1.22 लैम्डा, और माइक्रोस्कोप के केस में जो रिजॉल्विंग पावर होगा वह कितना होगा, 2 म्यू साइन अल्फा अपान 1.22 लैम्डा, और प्रिज्म के केस में जो रिजॉल्विंग पावर होगा टी इंटू डी म्यू अपान डी लैम्डा। अब देखिए टी क्या होता है, टी होता है बेस लेंथ ऑफ प्रिज्म। ये जैसे कोई प्रिज्म है, इसका जो बेस होगा, बेस लेंथ, हम इसको टी मान रहे हैं। ठीक, ये होता है प्रिज्म का बेस लेंथ, और डी म्यू अपान डी लैम्डा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।